दोस्तों, आप सभी का नई कहानी के पहले भाग में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अगर आप लोग एक बार इस कहानी को पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली दूसरे चैप्टर के लिए ज़रूर कहेंगे। और तुम सिर्फ़ मेरी हो कहानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो कहानी अभी तक मैं तैयार नहीं कर पाई हूँ। उसका दूसरा चैप्टर जैसे ही तैयार होता है, मैं तुरंत अपलोड करूँगी। ये कहानी पहले से मेरे पास तैयार थी, तो इसका पहला चैप्टर अपलोड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कहानी को पूरा पढ़ना, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। सुबह-सुबह घर का सारा काम करके नैना अपने ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हुई और अपनी बेटी को उठाते हुए बोली, "पूर्वी बेटा, उठ जाओ जल्दी से।" अपने छोटे-छोटे हाथों से आँखें मसलते हुए उसकी प्यारी सी बेटी पूर्वी बिस्तर पर अभी भी कसमसा रही थी। नैना उसके पास गई और उसके गाल पे किस करके बोली, "बेटा उठ जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और मम्मा को ऑफ़िस भी तो जाना है।" पूर्वी ने अपनी छोटी-छोटी आँखें टिमटिमाते हुए कहा, "मम्मा, थोड़ी देर और।" लेकिन नैना ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए बोली, "मेरी गुड़िया तो गुड गर्ल है और गुड गर्ल कभी मम्मा को ज़्यादा तंग नहीं करती।" फिर नैना ने पूर्वी को नीचे उतारा और उसके ब्रेस्ट पे पेस्ट लगा कर कहा, "लो ब्रश करो, फिर जल्दी से रेडी होना है ना स्कूल के लिए।" पूर्वी मुँह बनाते हुए ब्रश करने लगी। सुबह जल्दी उठना पूर्वी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। खैर, ये काम तो हम बड़े लोगों को भी पसंद नहीं होता, तो फिर वो तो बस 5 साल की बच्ची थी। फटाफट से नैना ने उसे नहलाया और फिर यूनिफ़ॉर्म पहना कर तैयार किया। जब नैना पूर्वी को मोजे पहनाने लगी, तो पूर्वी बोली, "मम्मा आज टिफ़िन में क्या है?" नैना ने उसे जवाब दिया, "आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी है।" लेकिन लौकी सुनकर ही पूर्वी का मुँह बन गया। नैना ने उसे देखते हुए कहा, "पता था मुझे, तुम ऐसे ही मुँह बनाओगी। बेटा रोज़-रोज़ भिंडी आलू तो नहीं दे सकती ना मैं, कभी-कभी दूसरी सब्जियाँ भी खा लेना चाहिए।" पूर्वी अपनी क्यूट सी आवाज़ में बोली, "लौकी भी कोई खाने की चीज़ है?" ये सुनकर नैना को कुछ याद आ गया। ऐसे ही कोई बोला करता था, "लौकी बनने पर।" क्या यार नैना, लौकी बनी है आज? नैना ने कहा, "हाँ तो क्या हो गया?" वो शख्स बोला, "लौकी भी कोई खाने की चीज़ है क्या? मुझे नहीं खानी लौकी।" नैना ने कहा, "मुझे पता नहीं था अनिरुद्ध, आपको लौकी नहीं पसंद। आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन आज तो खा लीजिए।" अनिरुद्ध ने चिढ़कर कहा, "नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता लौकी। तुम कुछ और बना सकती हो तो ठीक, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूँगा।" तभी अनिरुद्ध की माँ वहाँ आई और बोली, "तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रुक, मैं अभी तेरी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ।" भिंडी का नाम सुनकर तो अनिरुद्ध के मुंह में पानी आ गया। वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, "ठीक है, जल्दी बना दो माँ।" वो सब याद करते हुए नैना की आंखों से आंसू बहने लगी। पूर्वी ने अपने छोटे-छोटे हाथों से नैना के चश्मे के नीचे से बह रहे आंसू पोंछे और उससे पूछा, "क्या हुआ मम्मा? आप लो क्यों रहे हो?" उसकी प्यारी सी और तोतली आवाज़ ही काफ़ी थी नैना का दिल पिघलाने के लिए। नैना ने मुस्कुराकर कहा, "नहीं बेटा, वो आँख में कुछ चला गया। अच्छा अब तुम रेडी हो गई हो, जल्दी से चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा।" पूर्वी बोली, "पर आप लो ही ली पर आप लो ही ली थी।" नैना को इस बात से भी अनिरुद्ध की याद आ गई। अनिरुद्ध भी बस नैना को देख ही समझ जाता था कि वो परेशान है। वैसे ही पूर्वी भी नैना के दर्द को समझ जाती थी। लेकिन वो ठहरी बच्ची, ज़्यादा समझाने पर उसे तो मनाना ही पड़ता था। सॉरी, ज़्यादा समझाने पे उसे तो मानना ही पड़ता था। लेकिन पूर्वी की हर हरकत और उसकी हर आदत नैना को अनिरुद्ध की याद दिलाती थी। अपने पापा पे जो गई थी पूर्वी, उसी की तरह शैतान और मस्तीखोर नैना पूर्वी को लेकर कार में बैठी और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। पहले उसने पूर्वी को उसके स्कूल छोड़ा, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नैना पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वो और उसकी फ्रेंड मेघा साथ मिलकर ये ऑफिस पार्टनरशिप में चला रहे थे। मेघा की भी शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम विनीत और उसका एक बेटा है अंकुश, जो पूर्वी की ही क्लास में पढ़ता है। नैना ऑफिस पहुंच कर पहले मेघा के केबिन में गई तो उसने देखा मेघा एक एम्प्लॉई को डांट रही थी। मेघा का गुस्सा देख कर नैना भी एक बार के लिए घबरा गई और उसके पास जाकर बोली, "क्या हुआ मेघा? तुम इतने गुस्से में क्यों हो?"
मेघा नैना को एक फाइल दिखाते हुए बोली, ये डिजाइन्स नैना, ये इतनी मेहनत से बनाई थी हम लोगों ने मिस्टर कपूर के ऑफिस के लिए। और ये मेघा ने सामने खड़ी उस एम्प्लॉई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बड़ी ही होशियारी से इन डिजाइन्स को किसी और के पास भेजकर हमारी मेहनत खराब करने वाला था। मैंने पहले ही विनीत से कहा था, ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन इसकी बातों में आकर उन्होंने इसे यहाँ नौकरी पे रख लिया और ये हमारे साथ ही गद्दारी करने चला था। वो लड़का अपनी नजरें नीचे करके एकदम शांत खड़ा था। नैना उसके पास जाकर बोली, क्या सच में तुमने ऐसा किया है? उस लड़के ने हामी में अपना सिर हिलाया और नैना ने उससे पूछा, किसके कहने पे करने वाले थे तुम ऐसा? वो लड़का कुछ बोला नहीं तो नैना को इस बार गुस्सा आ गया और वो तेज आवाज में उसे डांटते हुए बोली, मैंने पूछा किसके कहने पे कर रहे थे तुम ऐसा? वो लड़का घबरा गया और अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, वो मिस्टर मेहरा, उन्होंने पैसे दिए थे मुझे ये डिजाइन्स लीक करने के लिए। ये सुनकर नैना को इतना गुस्सा आया कि वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या कम सैलरी दे रहे हैं हम, जो तुम जो तुम्हें किसी के पैसे पकड़ाए और तुम बिक गए? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत लगी है इस काम में, और तुम्हारी वजह से एक पल में हमारी इतने दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाता। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? गेट लॉस्ट, निकल जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से। नैना तो गुस्से में मेघा से भी तेज थी। वो लड़का वहाँ नहीं रुक पाया और वहाँ से चला गया। मेघा ने नैना से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, और थैंक गॉड मैंने टाइम पे आकर उसे ऐसा कहते देख लिया, वरना प्रॉब्लम हो जाती। नैना ने मेघा से कहा, मिस्टर मेहरा को फ़ोन लगाओ, उनसे तो अब मुझे अच्छे से बात करनी ही होगी, बहुत हो गया उनका। मेघा ने तभी टेबल पे पड़ी फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया। उसने रिसीवर नैना को दिया और सामने से फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, जी कहिए मिसेस वर्मा, कैसे याद किया आपने? नैना बोली, मैं नैना बात कर रही हूँ। मिस्टर मेहरा बोले, अच्छा तो आप हैं, मुझे लगा आपकी फ्रेंड मिसेस वर्मा ने फ़ोन किया होगा। कहिए, मुझे कैसे याद किया? नैना ने सख्ती से कहा, आपके काम ही ऐसे हैं कि आपको याद करना पड़ ही जाता है। आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर कपूर ने आपकी कंपनी के डिजाइन्स को रिजेक्ट कर दिया और हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया, तो आप इतना क्यों जल भुन रहे हैं? मिस्टर मेहरा अनजान बनते हुए बोली, मैं समझा नहीं नैना जी, आप कहना क्या चाहती हैं और ये कौन सा तरीका है बात करने का? नैना ने अभी भी सख्त आवाज में ही कहा, आपसे आराम से बात करके देख चुके हैं हम सब, लेकिन आपको तो लगता है समझ ही नहीं आता। जब भी आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट चला जाता है तो आप ऐसे ही उसे धोखे से या तो हथियाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ न कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सामने वाला भी अपना काम सही तरीके से ना कर पाए। मिस्टर मेहरा समझ गए कि वो लड़का पकड़ा गया है जिसे उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन वो खुद को बचाते हुए बोली, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप कह रही हैं। ये सुनकर तो नैना का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है मिस्टर मेहरा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप झूठ बोलने लगे। अरे अब तो मान लीजिए कि आपने मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉई को पैसे देकर खरीद लिया ताकि वो आपके लिए वो डिजाइन्स लीक कर सके। मिस्टर मेहरा बोली, किसने कहा आपको ऐसा कि मैंने उसे पैसे दिए? हो सकता है किसी और ने दिए हों, आप मुझे क्यों गलत समझ रही हैं? नैना ने कहा, उसने आप ही का नाम लिया था। मिस्टर मेहरा ने कहा, झूठ बोल रहा है। नैना ने इस बार और सख्ती से कहा, देखिए मुझे अब आपका कोई झूठ नहीं सुनना, मैंने बस ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। आप अपनी इन हरकतों से बाज आ जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और आइंदा से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना अगली बार आपको सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन मैं ले सकती हूँ वो सब लूँगी। ये कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। मेघा उसके पास आकर बोली, अच्छा जवाब दिया तुमने उसे, पता नहीं खुद को क्या समझता है, खैर जाने दो, उसके बारे में सोचकर मूड खराब ही होगा। तुम भी अपना मूड सही कर लो, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ अच्छा सा खाने के लिए। नैना ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं लंच लेकर आई हूँ। मेघा ये सुनकर खुश हुई और चेयर पर बैठते हुए बोली, तो चलो फिर खोलो तुम्हारा टिफिन। वैसे बनाया क्या है आज खाने में? नैना ने टेबल पे टिफिन रखा और टिफिन खोलते हुए कहा, लौकी की सब्जी और रोटी। लौकी की सब्जी सुनकर तो मेघा का मूड भी खराब हो गया। वो बोली, यार लौकी की सब्जी तो पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, तुम खा लो, मैं अपने लिए कुछ और ही मंगवा लेती हूँ। नैना ने उसे देख कर कहा, तुम भी ना मेघा, बिल्कुल पूर्वी जैसी हो, और पूर्वी एकदम उसके पापा जैसी। ये कहते कहते नैना रुक गई। मेघा नैना के हाथ पे अपना हाथ रखकर बोली, रुक क्यों गई नैना? तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। आई नो, तुम बहुत मिस करती हो तुम्हारे हस्बैंड को। तभी तो इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी जुबान पर उनका जिक्र न आया हो। अनजाने में ही सही, तुम उन्हें याद कर ही लेती हो। नैना की आंखें फिर से नम हो गई। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, क्या तुम भी? वो सब छोड़ो और ये बताओ, इस प्रोजेक्ट पे काम कैसा चल रहा है? मेघा ने उससे कहा, टॉपिक चेंज मत करो नैना, प्रोजेक्ट के बारे में हम दोनों बाद में बात करेंगे। मैं जानती हूँ 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बातें तुम अब भूल जाना चाहती हो, लेकिन तुम ही बताओ, क्या ये मुमकिन है? क्या तुम भुला सकती हो उस शख्स को जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती हो? लेकिन नैना अपने पति के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है मेघा। और रही बात प्यार की, तो प्यार की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह गई है। चाहे नैना कुछ भी कहे, लेकिन मेघा नैना के दिल का हाल जानती थी। वो बोली, तू भले ही मत मान, लेकिन तेरा चेहरा और तेरी आंखें सब बयान कर देती हैं, और मुझे तो लगता है वो भी तुझसे बहुत प्यार करती होंगी, और आज भी तुझे भुला नहीं पाई होंगी। नैना ये सुनकर बोली, वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करती हैं, और वो है उनकी माँ। बस अपनी माँ के अलावा ना उन्हें कोई दिखाई देता है, और ना ही किसी की बात उन्हें समझ आती है। इसीलिए उस इंसान की बात मत करो। नैना ये सब बोलकर खाना खाने लगी। मेघा को तो लौकी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपने लिए बाहर से कुछ और मंगवा लिया। मेघा ने जब खाना खा लिया तो नैना ने उससे पूछा, तुम लगभग रोज ही बाहर से खाना ऑर्डर करती हो, पेट खराब नहीं होता क्या तुम्हारा? मैं तो 2 दिन भी बाहर का खा लूँ तो पेट खराब हो जाता है। मेघा ने उससे कहा, मुझसे रोज सुबह जल्दी उठना, उठकर खाना बनता नहीं है। बीच में कुक रखी थी, तो उसके हाथ का खाना विनीत और अंकुश को पसंद नहीं आता था। अब तो कभी कभार मैं या विनीत बना देती हैं घर पर, वरना तो बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ता है। तुम पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब अकेले। रोज सुबह जल्दी उठना, घर के सारे काम भी करना, बच्चे को स्कूल का होमवर्क करवाना, और ऑफिस का काम भी देखना, मतलब इतना सारा कैसे हो पाता है तुमसे? नैना ने कहा, करना पड़ता है मेघा, तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड हैं तुम्हारे पास सब मैनेज करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। पूर्वी और मेरा दोनों का मुझे ही देखना पड़ता है। मेघा ने उससे पूछा, तो फिर तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर नैना एक टक बस मेघा को हैरानी से देखने लगी। तो मेघा बोली, क्या हुआ? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? सही तो बोला मैंने, शादी कर लो किसी से, ताकि तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ जाए। नैना ने कहा, मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। मेघा ने कहा, अरे हाँ यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, तुम्हारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे ही भी दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन तुम्हें अनिरुद्ध से तलाक लेकर ही उससे दूर दूर जाना चाहिए था, क्योंकि उस वजह से अब तुम अपनी लाइफ आगे शुरू नहीं कर पा रही हो। नैना उससे बोली, मेघा, मैं उस वक्त किन हालातों में घर से बाहर निकली थी बस मैं ही जानती हूँ, और ऐसे में तलाक के लिए रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वहाँ वो औरत एक पल के लिए भी मुझे और मेरी बच्ची को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो फिर कैसे मैं तलाक के लिए रुक पाती? ये सब बताते बताते नैना की आंखों से आंसू बहने लगी। मेघा उसके पास गई और उसे संभालते हुए चेयर पे बिठा कर बोली, सॉरी नैना, मुझे ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझसे तेरा ये अकेलापन नहीं देखा जाता, इसीलिए तुझे राय देने लग जाती हूँ। पर तो प्लीज़ रो मत। नैना ने अपनी चश्मा उतार कर आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए कहा, इट्स ओके। अच्छा अब मैं अपने कैबिन में जाती हूँ, बाद में बात करूँगी तुझसे।
इतना कहकर नैना वहाँ से चली गई। नैना अपनी कैबिन में गई और उसके आंसू फेस से बहने लगी। हाँ, ये सच था कि आज भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ही था। वो किसी और से शादी करने के बारे में सोचती भी कैसी। उसके दिल में तो अनिरुद्ध ही बसा हुआ था, और ना ही अब उसे फिर से शादी करके किसी और पर भरोसा करने का मन था। कि जब भरोसा टूटता है तो तकलीफ कितनी होती है, उस दर्द का एहसास भी उसे बखूबी हो चुका था। कुछ देर बाद में पूर्वी को स्कूल से लेकर वो घर पहुंची और फिर थोड़ी देर पूर्वी से बातें करके शाम के खाने का देखने लगी। उसके दिन बस ऐसे ही बीत रहे थे, जिसमें रोज बस यही सब होता था। पूर्वी को स्कूल छोड़ना, फिर अपने ऑफिस जाना। कभी कभार तो नैना को इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि उसका मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का। लेकिन फिर पूर्वी की तरफ देख कर उसे फिर से हौसला मिलता। दूसरी तरफ अनिरुद्ध, नैना का पति, वो भी ऑफिस में बैठा नैना और उसकी तस्वीर को देख रहा था। वो तस्वीर हमेशा उसके टेबल पर रखी रहती थी। मैं आई कम इन सर? अचानक से उसकी असिस्टेंट ने अंदर आने की परमिशन मांगी तो अनिरुद्ध का ध्यान टूटा। उसने वो तस्वीर साइड में रखकर कहा, हाँ आ जाओ। उसके असिस्टेंट ने उसे आज शाम को होने वाली मीटिंग के बारे में बताया तो हैरानी से बोला, आज शाम को मीटिंग है? ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? उसके असिस्टेंट ने कहा, सर मैंने आपको फ़ोन लगाया था, लेकिन तब आपकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। उन्हें मैंने 2 दिन पहले ही सब बता दिया था, और उन्होंने भी कहा था कि वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सरोज ने कॉल उठाकर कहा, हाँ बेटा बोलो। अनिरुद्ध ने उनसे पूछा, माँ आपकी बात हुई थी क्या राहुल से 2 दिन पहले? सरोज ने कुछ सोचते हुए कहा, राहुल? तुम्हारा असिस्टेंट राहुल? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ वही। सरोज ने जवाब दिया, हाँ बात तो हुई थी, किसी मीटिंग के बारे में बता रहा था वो। मैंने उसी दिन तुम्हें बताया तो था कि राहुल का कॉल आया था। अनिरुद्ध ने अपने दिमाग पे जोर डाला तो उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन उसे ही याद नहीं रहा। सरोज ने उससे पूछा, कुछ हुआ है क्या? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं माँ कुछ नहीं हुआ है, बाद में आपसे बात करता हूँ। अनिरुद्ध ने फ़ोन रख दिया और राहुल से कहा, सॉरी वो माँ ने तो मुझे बता दिया था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अच्छा ठीक है, बताओ किसके साथ मीटिंग है आज शाम को? राहुल ने उसे सब कुछ बताना शुरू किया। शाम को अनिरुद्ध मीटिंग अटेंड करके अपने घर पहुंचा। उसे देखकर सरोज ने उससे कहा, रुक जाओ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध रुक गया। सरोज ने उससे पूछा, तुम मीटिंग के बारे में भूल गए थे ना, इसीलिए कॉल किया था ना तुमने मुझे? अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया। तो सरोज ने उससे पूछा, कार्य जान सकती हूँ तुम्हारी इस लापरवाही का? हो क्या गया है तुम्हें? अनिरुद्ध के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा था। सरोज ने आगे कहा, ऐसा पहले तो नहीं होता था, लेकिन इन 5 सालों में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम ज़रूरी बातें ही भूल जाते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऑफिस के काम में ऐसी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। तुम्हारी एक गलती के कारण कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तभी अनिरुद्ध के पापा हेमंत वहाँ आए और सरोज से बोली, कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा सब संभाल लेगा। फिर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, जाओ बेटा तुम कमरे में जाकर आराम करो। अनिरुद्ध बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सरोज अपने पति से बोली, आप इस बात को इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं? हेमंत ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। उसके हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। पहले तो वो नहीं भूलता था काम की बातें, लेकिन आजकल उसके दिमाग में काम की बात इसलिए निकल जाती है क्योंकि उसका दिमाग कहीं और रहता है। सरोज इस बात को समझ नहीं पाई, इसीलिए बोली, मतलब? हेमंत ने कहा, मतलब तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम तो माँ हो उसकी। उसकी हालत देख कर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं लग रहा कि वो कितनी तकलीफ में है। खैर छोड़ो, इन 5 सालों में तुम्हें पता नहीं चला उसका दर्द, तो अब क्या पता चलेगा? सरोज बोली, अब समझ आ गया मुझे, आप नैना की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने साल हो गए और अनिरुद्ध अभी तक उस नैना के बारे में ही सोचेगा। अब तक तो उसे अपने दिल से निकाल दिया होगा अनिरुद्ध ने। हेमंत इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो तुम क्या ही समझ पाई अपने बेटे को?
उसका चेहरा ही बता देता है कि वो कितना दुखी है और कितना याद करता है नैना को। नैना के यहाँ होने पर जो उसके चेहरे पे रौनक रहती थी, वो रौनक अब गायब हो गई है। सरोज ने कहा, ये बस आपका वहम है। थकान हो जाती है दिन भर की, तो इसीलिए उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लगता है। फिलहाल तो आप उसे समझाइए कि अपना ध्यान सिर्फ काम में लगाए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट बातें भूलता रहा तो पता नहीं कब कौन सा नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। सरोज बोलकर वहां से चली गई। लेकिन हेमंत मन ही मन सोचने लगी, एक माँ होकर भी तुम अपने बेटे का दर्द नहीं देख पा रही सरोज। खैर, तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिले तब तो तुम अपने बेटे के दुख को भी समझ पाओगी। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, कैसे समझाऊं माँ को। नैना की यादें दिमाग से जाती ही नहीं है। उसकी इतनी याद आती है कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके कमरे में आया और बोला, पापा। पापा आप आ गए। उसे देखकर अनिरुद्ध का मूड थोड़ा ठीक हुआ। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, हाँ बेटा, आ गया। अच्छा ये बताओ, आज क्या किया तुमने। फिर एक आवाज़ उसे दरवाजे की तरफ से आती हुई सुनाई दी, क्या करेगा ये पूरा दिन, सिवाय स्कूल जाने और वापस आकर मस्ती करने की। और आजकल तो इसने एक नई जिद पकड़ ली है, रोज इसे चॉकलेट खाने को चाहिए। मैं तो इसे मना कर देती हूँ, लेकिन फिर माँ से डांट खानी पड़ती है कि मेरे पोते को चॉकलेट खाने से रोका क्यों। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ। इसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। अनिरुद्ध इस बात पर बोला, जब जानती हूँ कुछ नहीं कह सकती तो ये सब बोलने का भी क्या मतलब है। ये सुनकर रश्मि बोली, इसका मतलब आपसे भी कुछ नहीं कह सकती मैं। अनिरुद्ध ने कहा, देखो तुम अच्छी से जानती हो पीयूष लाडला है उसकी दादी का। इसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो माँ को गुस्सा आ जाएगा, और वो गुस्सा तुम पर या किसी पर भी निकाल सकता है, किसी पर भी निकल सकता है। इसीलिए ऐसे रिस्क ना लो तो ही बेहतर है। और तुम भी तो माँ की लाडली बहू हो, फिर क्यों इतना उदास हो रही हो। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, लाडली बहू तो बस नाम की हूँ। वो तो लड़की की वो तो लड़के को जन्म दिया है, इसीलिए लाडली बहू का टैग लग गया। बाकी तो बस खिंचाई ही होती है मेरी। ये बात सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई और वो बोला, माँ थोड़ी सी सख्त स्वभाव की है, ये तो तुम जानती ही हो। तो फिर उनकी बातों को इतना दिल से मत लगाओ। रश्मि बोली, हाँ, आप तो वैसे ही माँ से कुछ कहेंगे नहीं, इसीलिए मेरे कुछ भी बोलने का कोई मतलब तो है नहीं। रश्मि वहां से उठकर चली गई और अनिरुद्ध पीयूष से बातें करने लगा। रश्मि को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अनिरुद्ध ने उसका हाल भी नहीं पूछा था। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगा था आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी, लेकिन जब ये रिश्ता जुड़ा था तब भी यही हालात थी और आज भी यही हालात हैं। रात में सोते वक्त अनिरुद्ध ने रश्मि से पूछा, पीयूष कहाँ है। रश्मि ने कहा, माँ के पास, और आज रात वो माँ के पास ही सोएगा। अनिरुद्ध ने उससे पूछा, क्यों। रश्मि ने अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। अनिरुद्ध ने अपना हाथ रश्मि के हाथों से दूर करते हुए कहा, ये सब क्या कर रही हो, रात बहुत हो गई है और मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। वो ये कहकर बेड की तरफ जाने लगा तो रश्मि ने उसका हाथ फिर से पकड़ कर कहा, पास में इतनी सुंदर बीवी है और आपको नींद आ रही है। अनिरुद्ध ने फिर से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, रश्मि प्लीज थोड़ा दूर रहकर बात करो और मुझे सोने के लिए जाने दो। कल सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे, इसीलिए टाइम से सोना जरूरी है। ये सुनकर रश्मि को गुस्सा आ गया और बोली, ऑफिस तो आप बहुत पहले से जा रही हैं, लेकिन नैना दीदी को तो ऐसा जवाब कभी नहीं दिया होगा आपने। नैना का नाम सुनकर अनिरुद्ध ने रश्मि को घूरा तो रश्मि ने कहा, क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने। अनिरुद्ध ने उससे कहा, देखो रश्मि, तुम अच्छी से जानती हो नैना और मेरा रिश्ता कैसा था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नैना और मेरे रिश्ते में प्यार था, लेकिन हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है। फिर तुम मुझसे वैसे व्यवहार की उम्मीद रख भी कैसे सकती हो जैसा व्यवहार मेरा नैना के प्रति था। रश्मि ये सुनकर गुस्से में बोली, इतने साल हो गए दीदी को आपसे दूर गए, अब तो उन्हें भूल जाइए। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो जगह मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में नैना की है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। रश्मि बोली, तब की बात अलग थी,
तब दीदी को आपसे दूर के ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए मैं भी आपका दर्द समझ सकती थी। लेकिन अब तो इतने साल बीत गए हैं, मुझे लगा समय के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अनिरुद्ध ने इस बार रश्मि से पूछा, क्या चाहती हो तुम? रश्मि को बोलते वक्त अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी कहा, आपका प्यार और आपकी पत्नी होने का अधिकार चाहती हूँ। अनिरुद्ध के दिल में ये सुनते ही जैसे दर्द सा उठा और वो बोला, माफ करना, लेकिन मैं नैना के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मेरे प्यार पर भी सिर्फ और सिर्फ नैना का ही हक है। माँ ने दूसरी शादी के लिए जो फोर्स किया था, और तुम्हें भी उस वक्त सहारे की ज़रूरत थी, इसीलिए सब करना पड़ा। और तब तुमने भी यही कहा था कि तुम मेरी मजबूरी समझती हो, तो फिर अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो? रश्मि ने उससे पूछा, तो क्या मुझे आपका प्यार कभी नहीं मिलेगा? अनिरुद्ध चिढ़कर बोला, तो क्यों तो क्यों हाँ की थी तुमने? मैं जानता था कि किसी और लड़की को मैं अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाऊंगा जो जगह नैना को मैं दे चुका हूँ। लेकिन ना तो माँ ने मेरी बात सुनी और ना ही तुमने। तुम भी तब जिद पर अड़ गई थी कि चाहे इस रिश्ते में प्यार ना हो, लेकिन तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। तो फिर अब मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें धोखे में नहीं रखा। रश्मि के पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उसने ये सब किया था, जबकि वो जानती थी कि इस रिश्ते के कानून की नज़र में कोई कोई मायने नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध और नैना का तलाक नहीं हुआ था। और बिना तलाक की रश्मि बस अनिरुद्ध के जीवन में नाम की बीवी बनकर रह गई थी। अनिरुद्ध ने बेड से तकिया उठाया और सोफे पे जाकर सो गया। अगले दिन नैना ने पूर्वी को जगाया और उसे तैयार किया। पूर्वी आज कुछ उदास सी लग रही थी, तो नैना ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी सैड क्यों लग रही हो? पूर्वी ने कहा, मम्मा, मेरे पापा कौन हैं? ये सुनकर नैना की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, क्योंकि पूर्वी ने अचानक से सवाल ही ऐसा कह दिया था। नैना ने उससे पूछा, अचानक से ये सवाल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? पूर्वी ने कहा, सबके पापा है ना, अंकुश के भी हैं, और क्लास में दूसरे बच्चों के भी पापा उन्हें स्कूल छोड़ने और वापस लेने आते हैं। फिर मेरे पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं रहते हमारे साथ? ये बोलते हुए पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे, तो नैना उसे ऐसे रोते हुए देख नहीं पाई, और पूर्वी को अपने सीने से लगाकर बोली, बेटा ऐसे रोते नहीं हैं, पापा तो। नैना को समझ नहीं आ रहा था वो पूर्वी को क्या बोल कर समझाए कि उसके पापा कौन हैं और कहाँ हैं, और वो क्यों नहीं रहते उनके साथ। लेकिन उसे पूर्वी को कोई जवाब तो देना ही था, इसीलिए उसने कहा, बेटा, पापा ना दूसरे देश में काम करते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं रहना पड़ता है। वो यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती। नैना नहीं जानती थी उसे ऐसा झूठ बोलना चाहिए था या नहीं, लेकिन फिलहाल उसे यही बोलना ठीक लगा। पूर्वी अपनी गीली आंखें पोंछते हुए बोली, पर पापा दिखते कैसे हैं? मैंने तो पापा को कभी देखा ही नहीं। और फोन पर तो बात कर सकते हैं ना? फोन भी नहीं करते वो कभी। पूर्वी आज अपने पापा को बहुत याद कर रही थी, लेकिन नैना के पास उसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके फोन में जो उसकी और अनिरुद्ध की तस्वीरें थी, सब उसने डिलीट कर दी थी, और ना ही वो अपने साथ अनिरुद्ध की कोई तस्वीर लेकर आई थी। उसने पूर्वी के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सैड नहीं होती। पापा को बहुत काम रहते हैं, इसीलिए उन्हें फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो कभी कभी करते हैं कॉल रात में, पर तुम तब सो जाती हो, तो तुमसे बात नहीं हो पाती उनकी। और रही बात उन्हें देखने की, तो ठीक है, मैं पापा को बोलूँगी कि उनकी बेटी उनको बहुत याद कर रही है, इसलिए जल्दी से आ जाएं वो तुमसे मिलने के लिए, फिर चलेंगे ना। ये सुनकर पूर्वी खुश हो गई और हंसते हुए बोली, सच्ची? आप बोलोगी पापा को ऐसा? नैना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल बोलूँगी। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें स्कूल जाना है ना, नहीं तो देर हो जाएगी। नैना ने बात बदल दी, और पूर्वी को भी लगा कि अब उसके पापा से उसकी मुलाकात बहुत जल्दी होगी। पूर्वी को स्कूल छोड़ने के बाद नैना अपने ऑफिस गई, और इस बारी में उसकी बात मेघा से हुई। मेघा सारी बात सुनकर बोली, लेकिन तुझे पूर्वी से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? कुछ दिन बाद जब उसके पापा उसके सामने नहीं होंगे, तो वो फिर से तुझसे यही सवाल करेगी। नैना ने परेशान होते हुए कहा, तो और क्या करती मैं? उस वक्त बात को टालने के लिए जो मुझे ठीक लगा
वो मैंने बोल दिया, मैं भी जानती हूँ झूठ बोलना सही नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे पूर्वी को ये सच तो बताना ही पड़ेगा कि उसके पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, अभी मैं उसे समझाऊंगी भी तो भी वो समझ नहीं पाएगी मेरी बात को। अब तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो दोबारा मुझसे अपने पापा के बारे में कुछ ना पूछे। इस बात पर मेघा ने उससे कहा, हो सकता है कुछ दिन के लिए वो भूल जाए, लेकिन वापस ये ख्याल से आएगा ही कि उसके पापा उसके पास क्यों नहीं हैं। वो रोज स्कूल तो जाएगी ही और रोज किसी न किसी के पापा को देख कर ये सवाल उसके दिमाग में आएगा और वो तुमसे जवाब मांगेगी। तुम ही बताओ कब तक झूठ बोल पाओगी उससे। नैना ने परेशान होते हुए कहा, आई नो ज़्यादा समय तक ये झूठ नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं अभी पूर्वी को कुछ बता भी तो नहीं सकती। वो भी इतनी समझदार नहीं है जो मेरी बात को समझ पाई। मेघा ने नैना के कंधे पे हाथ रख कर कहा, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन जल्दी ही तुझे पूर्वी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माना वो अभी छोटी है, लेकिन कैसे भी करके उसे समझाना समझना तो होगा ही। आखिर कब तक झूठ का सहारा लेगी, या फिर एक रास्ता और है पर मुझे लगता नहीं तू ऐसा करेगी। नैना ने उससे पूछा, कौन सा रास्ता, बताना। हो सकता है मुझे वो ठीक लगे तो मैं वैसा ही करूँ। मेघा ने बताया, अनिरुद्ध तो इसी शहर में है, तो चाहे तो अनिरुद्ध से मिलकर उसे बोल सकती है कि वो पूर्वी से मिल ली। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगी। वो तो उन्हें मालूम नहीं है कि तुम भी इसी शहर में हो, वरना हो सकता है वो तो पूर्वी और तुम्हें वापस अपने घर में ले जाने की कोशिश भी करती, या फिर हो सकता है तुम दोनों से मिलने आती। ये बात सुनकर नैना गुस्से से बोली, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम कि मैं उस आदमी के पास जाकर उसे पूर्वी से मिलने के लिए बोलूंगी। तुम्हारे दिमाग में बेकार का आइडिया आया भी कैसे। मेघा ने उसे समझाते हुए कहा, बेकार का आइडिया नहीं है ये नैना, पूर्वी का पूरा हक है अपने पापा से मिलने का। तुम चाहो तो दोनों को मिला सकती हो। नैना ने कहा, हरगिज नहीं। पूर्वी की माँ और उसके पापा दोनों मैं ही हूँ। उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी मैं अपनी बेटी पर। और वैसे भी उन्होंने खुद ने हम दोनों को छोड़ा था, तो अगर मान लो मैं उनके पास गई भी तो भी वो क्यों आएंगी पूर्वी से मिली। जिस इंसान को अपने बच्चे से जरा सी भी लगाव नहीं, वो क्यों उससे मिलने आएगा। मेघा ने कहा, लेकिन वो सब उन्होंने अपनी माँ की वजह से किया था। तुझे और पूर्वी को खुद से दूर कहते वक्त तकलीफ तो उन्हें भी हुई होगी। नैना बोली, तकलीफ तो उन्हें बस तभी होती है जब उनकी माँ को जरा सी भी असुविधा हो। और वैसे भी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उन्हें अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार होता तो उसे अपने आप से दूर नहीं करती। लेकिन उन्होंने तो, खैर जाने दो, उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है मुझे। मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी इस सिचुएशन को। नैना फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन मेघा उसकी दोस्त थी, इसीलिए उसका दर्द समझने में मेघा को ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। वो चाहती थी नैना की ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आ जाएं, लेकिन ना तो नैना अनिरुद्ध को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती थी और ना ही किसी और से शादी करके आगे बढ़ना चाहती थी। दूसरी तरफ सरोजनी रश्मि को बुलाया तो रश्मि उनके पास गई और बोली, हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे, क्या बात है। सरोज ने उससे पूछा, अनिरुद्ध और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं है क्या। रश्मि इस बात का क्या जवाब देती। इन 5 सालों में ना जाने कितनी बार सरोज ने रश्मि से ये सवाल पूछ लिया था, लेकिन रश्मि सच नहीं बता सकती थी। सॉरी, लेकिन रश्मि सच बता नहीं सकती थी, इसीलिए उसने जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सरोज ने उससे कहा, ये सवाल मैं तुम्हें सॉरी ये सवाल मैं तुमसे पहली बार नहीं पूछ रही हूँ रश्मि, मैं कई बार तुमसे ये पूछ चुकी हूँ। इसका मतलब साफ है, मुझे कुछ तो ऐसा नजर आ रहा होगा, तभी मैं ये सवाल कर रही हूँ तुमसे। रश्मि ने पूछा, ऐसा क्या नजर आया आपको। सरोज ने कहा, शुरू में मुझे लगा था अनिरुद्ध अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तुम्हारे साथ आगे बढ़ने में वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। लेकिन शादी होती ही तुमने जो मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाई तो मुझे लगा तुम मेरे बेटे को और उस नैना की यादों से आज़ाद करने में सफल हो गई हो। फिर पीयूष आया। अनिरुद्ध का व्यवहार पीयूष के साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारे साथ वो ऐसे पेश नहीं आता जैसे नैना के साथ आता था। रश्मि निःशब्द सी खड़ी थी।
क्योंकि इस बात का वो क्या जवाब दे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सरोज ने आगे कहा, नैना के साथ रहने की और उसके साथ वक्त बिताने के वो बहाने ढूंढा करता था, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए वो मुझे ज़बरदस्ती उसे बोलना पड़ता है। कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। उस नैना की वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आखिर तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, मेरे घर को वारिस दिया है। तुम्हारे लिए मुझे अनिरुद्ध को कितना भी समझाना पड़े, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। बस ये बात सुनते ही रश्मि समझ गई, उसकी सास बस वारिस देने की वजह से ही उसकी थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती है, वरना वो औरत तो उसे अपने पैरों की धूल भी ना समझे। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध मेरी बहुत फिक्र करते हैं, और रही बात व्यवहार की, तो उनका व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा ही है। हाँ, फर्क तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि नैना दीदी से प्यार जो करते थे वो इतना, पहला प्यार भूलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अब उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जगह है। नैना दीदी का तो नामो निशान नहीं है। बातें बनाने में तो रश्मि भी कम नहीं थी। ऐसी बातें बना बना कर ही तो उसने सरोज को अपनी बातों में ले रखा था। लेकिन उसकी किस्मत ही थी जो वो आज अनिरुद्ध की पत्नी और उस घर की बहू बन पाई थी। नैना अनिरुद्ध की जिंदगी से ना जाती तो रश्मि अनिरुद्ध की ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाती, और ऊपर से बेटा होना तो उसके लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी, क्योंकि सरोज को पोता ही तो चाहिए था। सरोज ने भी रश्मि की बात मानते हुए कहा, ठीक है, तो फिर इसका मतलब मैं ये समझूं कि फिर से दादी बनने का सौभाग्य मुझे ज़रूर मिलेगा। रश्मि ये सुनकर समझ ही नहीं पाई कि आखिर क्या बोली। अनिरुद्ध के करीब जाना रश्मि के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वो हर मुमकिन कोशिश करके देख चुकी थी, लेकिन वो उसके करीब ही नहीं आता था। फिर ऐसे में खुशखबरी देना तो हथेली पे सरसों उगाने वाली बात थी। रश्मि को खोया हुआ देख कर सरोज ने उससे पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? मुझे जल्दी से खुशखबरी सुनने को मिली। ये सोच कर ही तो कल मैंने फ्यूज को अपने पास सुलाया था। मैंने इशारों में समझाया भी था तुम्हें, पर लगता है तुम समझी नहीं। रश्मि बोली, मैं सब समझ गई थी माँ, लेकिन इन्हें ऑफिस के कई काम रहते हैं, और फिर सुबह उठकर ऑफिस जाने की जल्दी, इसीलिए समय पे सोना भी तो जरूरी है। मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। सरोज ने कहा, काम तो उसकी चलती ही रहेंगी, लेकिन अब पीयूष बड़ा हो गया है, उसके साथ खेलने के लिए भी तो उसका कोई छोटा भाई होना चाहिए ना। छोटा भाई मतलब फिर से लड़का? ये सुनकर रश्मि मन ही मन सोचने लगी, ये बुढ़िया खुद को समझती क्या है, इसकी तो डिमांड ही नहीं खत्म होती। ऊपर से बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं कोई लड़का पैदा करने की मशीन हूँ। एक पोता मिल गया है तो भी सुकून नहीं है इसे। हे भगवान, मुझे तो बस अनिरुद्ध की पत्नी ही बनना था, लेकिन साथ में ये सांस भी फ्री में मिल गई। सरोज ने उसे फिर से खोया हुआ देखा तो उससे पूछा, ये क्या हो गया है तुम्हें, पता नहीं बार बार कहाँ खो जाती हो? रश्मि ने कहा, माँ, मैं तो वही सोच रही हूँ जो आपने अभी कहा। मैं बात करूंगी अनिरुद्ध से इस बारे में। सरोज ये सुनकर खुश हुई और बोली, अगर अनिरुद्ध कोई आनाकानी करे तो मुझसे कह देना, मेरी बात तो उसे माननी ही पड़ेगी। सरोज ये कहकर वहां से चली गई, और रश्मि भी अपने कमरे में आई और बोली, इसे इतना ही शौक है बेटों का, तो ये क्यों पैदा नहीं कर लेती एक और बेटा? हाँ माना, इस उम्र में बच्चे पैदा तो करने से रही, लेकिन मुझ पर क्यों ही हुक्म चला रही है? मैं चुप हूँ तब तक ठीक है, वरना इसे तो मैं ऐसा जवाब देती कि ये भी याद रखती, बस एक बार मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं, उसके बाद सबसे पहले इसे ही घर से रवाना करूंगी। रश्मि को सरोज बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो बस उसे बर्दाश्त कर रही थी, ये सोच कर कि आज नहीं तो कल उस घर की चाबियां खुद उसकी सास उसे दे देगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। दूसरी तरफ पूर्वी ने फिर से नैना से भी सवाल किया, मम्मा, पापा कब आएंगे? आपकी बात हुई क्या पापा से? नैना को लगा था पूर्वी से वो झूठ बोल गए, उसने कुछ दिन के लिए बात को टाल दिया है, लेकिन उस झूठ की वजह से तो पूर्वी अब और भी ज्यादा अपने पापा के बारे में सोचने लगी थी। नैना ने पूर्वी से कहा, बेटा, पापा कल बिजी थे, बहुत तो बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन आज रात को मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। पूर्वी ने पूछा, रात को पापा का कॉल कितने बजे आता है? नैना ने कहा,
और जब भी फ्री होते हैं तब कर देते हैं कॉल। पूर्वी ने कहा, तो आप मुझे उठा देना जब भी पापा का कॉल आए। मुझे भी पापा से बात करनी है, नैना बोली। लेकिन बेटा, तुम उस वक्त गहरी नींद में होती हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जगाती। फिर सुबह उठकर स्कूल भी जाना होता है ना, इसीलिए मैं। लेकिन पूर्वी कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। वो जिद करते हुए बोली, मुझे पापा से बात करनी है। अगर आप मुझे जगाओगी नहीं तो मैं सारी रात नहीं सोऊंगी। ये सुनकर नैना हैरान रह गई। वो बोली, ये कैसी जिद है बेटा? पूर्वी ने कहा, तो आप प्रॉमिस करो, आप उनसे मेरी बात करवाओगी। नैना को उस वक्त कुछ और समझ नहीं आया। उसने पूर्वी से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, पापा का फ़ोन आएगा तब उन्हें जगा दूंगी। सॉरी, तब तुम्हें जगा दूंगी। अब ठीक है, पूर्वी खुश होते हुए बोली। हाँ, और पता है मम्मा, आज ना मैंने अपनी फ्रेंड से कह दिया कि मेरे पापा बहुत जल्द आएंगे मुझसे मिलने, और मुझे स्कूल छोड़ने भी आएंगी। ये सुनकर नैना ने पूर्वी को डांटते हुए कहा, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? पापा को एक बार आ तो जाने देती, पहले ही सबको बोल दिया। पूर्वी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, वो बस मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैंने बोल दिया वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन आएंगे मुझसे मिलने। पूर्वी की मासूमियत काफ़ी थी। नैना का गुस्सा शांत करने के लिए उसने पूर्वी को अपने सीने से लगाया और कहा, सॉरी बेटा, मम्मा तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्लीज़ अभी किसी से पापा के बारे में कुछ मत कहो। जब पापा आ जाएंगे उस दिन वैसे भी सबसे मिल ही लेंगे। नैना ने पूर्वी को समझा बुझा कर जैसे तैसे सुला तो दिया, लेकिन अब उसकी नींद हराम हो गई थी। उसने सोचा, पूर्वी की जिद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसे समझाऊं इसे कि इसके पापा कभी उसके पास नहीं आने वाले। नैना ने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध की यादों ने उसे घेर लिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने मोबाइल में नैना और अपनी बच्ची की तस्वीर देख रहा था। जब पूर्वी पैदा हुई थी तब अनिरुद्ध ने वो तस्वीर ली थी। जब भी वो नैना और अपनी बेटी को याद करता था, उसकी आंखें भर आती थी। चाह कर भी वो खुद को रोक नहीं पाता था। तभी रश्मि वहां आई और अनिरुद्ध के आंसू देख कर बोली, दीदी की याद आ रही है। अनिरुद्ध ने तुरंत अपना फोन साइड में रखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? रश्मि उसके पास बैठकर बोली, दिक्कत होगी भी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि दीदी की जगह मैं कभी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे रिश्ता जोड़ा, पर मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पे किया है। उस वक्त मैं जिन हालातों से गुजर रही थी, तब आप मेरा सहारा ना बनी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये कहते हुए रश्मि की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पे टिका दिया। अचानक से रश्मि का इतनी करीब आना अनिरुद्ध को हैरान कर गया। वो रश्मि से दूर हटते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? रश्मि बोली, माफ कीजिएगा, वो मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अनिरुद्ध ने उससे कहा, आगे से ध्यान रखना। रश्मि को अनिरुद्ध पे गुस्सा आने लगा। उससे अपनी और अनिरुद्ध के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो फिर से अनिरुद्ध के पास जाकर बोली, आज मुझसे आज माँ ने मुझसे क्या कहा, जानना नहीं चाहेंगी? अनिरुद्ध ने पूछा। क्या कहा? रश्मि बोली, फिर से दादी बनना है उनको, लेकिन मैं उन्हें कैसे ये बात समझाऊं कि ये खुशी उनके जीवन में दोबारा नहीं ला सकती मैं, क्योंकि उसके लिए आपके और मेरे बीच जो आपने ये लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, उसे मिटाना होगा। अनिरुद्ध बोला, बेकार की बातें मत करो, ये मुमकिन नहीं है। रश्मि ने कहा, ठीक है फिर, आज तो माँ ने मुझसे ऐसा कहा है, कल को जब वो इस बारे में बात करेंगी तो ऐसे ही उन्हें भी जवाब दे देना कि उनकी ये इच्छा हम दोनों कभी पूरी नहीं कर सकती। रश्मि कहकर बिस्तर पर जाकर सो गई। अनिरुद्ध ने भी अपना तकिया उठाया और वो सोफे पे जाकर सो गया। उसका उदास मन अब भी नैना को याद कर रहा था। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा तो उसे नैना की यादों ने घेर लिया। उसकी आंखों के आगे वो दिन आ गया जब वो पहली बार नैना से मिला था। ये तब की बात है जब नैना और अनिरुद्ध एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन बहुत जल्द मिलने वाली थी। सरोज को पूरे घर का लुक चेंज करवाना था। इसके लिए अनिरुद्ध ने एक कंपनी में बात करते हुए कहा, आपकी कंपनी की सबसे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर से बात करिए
और उनसे बोल देना पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें, मुझे काम पसंद आया तो मैं उसी मेरे ऑफिस का इंटीरियर चेंज करने का काम भी दे सकता हूँ। उस कंपनी के मालिक ने कहा, आप बेफिक्र रहिए मिस्टर शेखावत, आपका काम हो जाएगा। फिर उस कंपनी के मालिक ने ये बात ऑफिस में सबको बताई और कहा, देखो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऊपर से जिसका काम मिस्टर शेखावत को अच्छा लगा उसे उनके ऑफिस का काम भी मिलेगा। तो फिर सब के सब जल्दी से मुझे डिजाइन बनाकर मेल करो। उसमें से जिसकी डिजाइन सबसे अच्छी होगी उस डिजाइनर को मैं ये काम दे दूंगा। सब के सब काम में लग गई। एक से बढ़कर एक डिजाइनर थी उस कंपनी में। सबकी डिजाइन्स कुछ देर बाद कंपनी के हेड के पास पहुंच गई। उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था कोई एक डिजाइन सिलेक्ट करना। कुछ डिजाइन्स भी वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने वो सारी डिजाइन्स अनिरुद्ध को मेल की और उसे फ़ोन करके कहा, मिस्टर शेखावत, मैंने आपको कुछ डिजाइन्स मेल की हैं। अब घर आपका है तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं आपको कैसी डिजाइन्स अच्छी लगेंगी। आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कल ही उस डिजाइनर को मैं आपके घर भेज दूंगा। अनिरुद्ध ने फ़ोन रखा और उन डिजाइन्स को देखने लगा। उसे भी सारी डिजाइन्स अच्छी ही लग रही थी, लेकिन एक डिजाइन पर उसकी नज़र रुक सी गई। उसने अपनी माँ को भी सारी डिजाइन्स दिखाकर पूछा तो उन्हें भी वही डिजाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई जो अनिरुद्ध को आई थी। अनिरुद्ध ने उस कंपनी में वापस फ़ोन लगाया और उन्हें बता दिया कि उन्हें कैसी डिजाइन पसंद आई है और जिसने वो डिजाइन बनाई है उसे ही उनके घर का काम दिया जाए। कंपनी के मालिक ने भी फ़ोन रखा और सबके सामने जाकर कहा, तो फाइनली जिस डिजाइनर की डिजाइन सेलेक्ट हुई है वो है मिस नैना शर्मा। सबने नैना की तरफ देखा जो कि एक सिंपल सी आंखों पे नज़र का चश्मा लगाने वाली लड़की थी। स्कूल कॉलेज और अब ऑफिस में भी उसे कोई चश्मे चश्मे बदूर तो कोई डबल बैटरी बुलाता था, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। उसे सर ने आगे बुलाया और वो आगे जाकर खड़ी हो गई। सर ने उससे हाथ मिलाकर कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी डिजाइन मिस्टर शेखावत को बहुत पसंद आई है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ भी अच्छा काम करके मेरी कंपनी की रेपुटेशन को बनाए रखोगी। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, जी सर, डोंट वरी, उन्हें मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा। नैना की आवाज़ में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस था, जैसे सीधी-सादी और सिंपल सी वो दिखती थी। उसे देखकर सब यही सोचते थे कि इस लड़की के मुँह से तो एक शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकलता होगा, या फिर ये बहुत डर-डर कर बात करती होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही नैना सबसे बातें कम करती थी, इसीलिए कोई उसे समझ नहीं पाता था, लेकिन वो डर कर बात नहीं कहती थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बेबाक लड़की थी। ऐसे ही तो कोई उससे ज़्यादा बात करता नहीं था, मेघा के अलावा। लेकिन आज उसके हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा था, तो सब उससे बात करने आ गई और उसे बधाई देने लगी। सबसे मिलने के बाद वो अपने काम में लग गई। तो मेघा ने उससे कहा, वाह यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तुझे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नैना ने कहा, तो तू बहुत खुश है, पता है मुझे, पर ये बाकी के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिखावा अच्छा कर लेते हैं। मेघा ने उससे पूछा, मुझे कैसे पता वो लोग दिखावा कर रहे हैं? नैना ने उसे जवाब दिया, कभी बात करते देखा तो नहीं इनको मुझसे। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ अजीबो-गरीब नाम ज़रूर दिए हैं लोगों ने मुझे। कभी चश्मिश तो कभी ना जाने क्या-क्या। मेघा ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, लेकिन आज तो तूने इन सब की बोलती बंद कर दी। अच्छा, अब कल से तो तू शेखावत मेंशन जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर मेघा नैना की गले लगी और फिर दोनों लंच के लिए चले गए। मेघा कॉलेज टाइम से नैना की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और दोनों की दोस्ती अभी तक बरकरार थी। अगले दिन नैना घर से जैसे ही निकलने लगी, उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर रोका और कहा, अरे बेटा रुक। नैना बोली, माँ बताया था ना आपको, आज कहीं और जाना है काम पर और देर हो सकती है, लेकिन आपको भी ऐसे ही वक्त पे रोकना होता है। नैना की माँ सुशीला फटाफट से भागते हुए इसके पास आई और बोली, अरे तनिक रुको तो सही, ये लो दही शक्कर खा कर जाओ, तुम्हारा काम अच्छे से होगा। नैना ने दही शक्कर खाकर कहा, आप भी ना माँ, हर बार जब भी नया प्रोजेक्ट मिलता है आप दही शक्कर खिलाना नहीं भूलती कभी। सुशीला ने कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊं?
मेरी बच्ची का काम सही से होना चाहिए। अच्छा आप जा, नहीं तो लेट होने पे मुझे ही बाद में बोलेगी। इस बात पर नैना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और अपनी माँ को हक करके वहाँ से जाने लगी। तभी उसे उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, शाम को जल्दी आ जाना, होटल जाएंगे हम सब। ये सुनकर नैना की कदम अपने आप रुक गई और वो बोली, आज होटल क्यों? तभी उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, काम के चक्कर में इन दोनों को विश करना तो भूल ही गई। नैना वापस मुड़ी और अपने पापा से बोली, यहाँ तो आओ पापा। उसके पापा कमरे से बाहर निकले और नैना ने उसकी मम्मी पापा दोनों को हक कहते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। फिर उसने कहा, सॉरी, मुझे कल जल मुझे कल तक याद था, लेकिन आज जल्दी जल्दी में निकल गया था दिमाग से। उसके पापा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। और हाँ, रश्मि को बोल तो दिया है हम दोनों समय से आने के लिए, लेकिन वो पक्का कॉलेज की छुट्टी के बाद अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटा करने निकल पड़ेगी। उसको तो बार बार बोल कर याद दिलाना पड़ता है। नैना इस बात पर हंसती हुई बोली, उसके पैर घर पर टिकते ही कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ शाम को। ये कहकर नैना वहाँ से निकल गई और कुछ देर बाद शेखावत मेंशन पहुंची। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसकी मुलाकात सरोज से ही हुई। पहले दिन ही नैना सरोज के सख्त स्वभाव से परिचित हो गई थी। सरोज एक एक करके पूरा घर नैना को बताने लगी और बोली, देखो, हर कमरे का डिजाइन कुछ अलग और हटकर होना चाहिए। मेरे कमरे का मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे कैसा डिजाइन चाहिए। तुम मेरे बड़े बेटे का कमरा भी देख लो, फिर मेरा छोटा बेटा आएगा तो उसका कमरा भी देख लेना। नैना ने हामी से टला दिया। सरोज का कमरा देखने के बाद वो उस घर के बड़े बेटे अविनाश और उसकी बीवी काजल से मिली। उन दोनों ने अपने रूम में भी कैसे क्या करवाना है वो नैना को बता दिया। नैना सब कुछ एक नोटबुक में नोट करती जा रही थी। फिर बारी आई अनिरुद्ध के कमरे की, लेकिन अनिरुद्ध उस वक्त घर पर नहीं था, तो वो घर के दूसरे कमरे देखने लगी और जो एरिया बच गया था उसने वहाँ भी अच्छे से देख लिया। अब थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया था तो उसे भूख लगने लगी, लेकिन अनजान लोगों से उसे खाना खाने के लिए बोलने में भी अजीब लग रहा था। तभी काजल उसके पास आई और उसने नैना से पूछा, तुम्हें भी भूख तो लगी ही होगी, सुबह से काम में लगी हो, लंच बन गया है, आओ हम सब आओ हम सबके साथ ही बैठ कर खा लो। लेकिन नैना ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। काजल ने उससे कहा, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछ रही हूँ, सच में कह रही हूँ, चलो और खा लो हम सबके साथ। खैर नैना को भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसीलिए उसने भी ज़्यादा आनाकानी नहीं की और काजल के साथ चली गई। लेकिन उसने वहाँ एक और चीज़ नोटिस की। उसे लगा बस यहाँ बैठना है और खाना खाना है, लेकिन ऐसा नहीं था। सब बैठ तो गए थे, लेकिन कोई खाना शुरू ही नहीं कर रहा था। दरअसल बात ये थी कि जब तक उस घर की मालकिन मतलब सरोज नहीं आती थी, तब तक कोई खाना शुरू भी नहीं करता था, या यूँ कहो कि कोई शुरू कर ही नहीं सकता था। हेमंत ने तो कभी किसी को मना नहीं किया था, लेकिन ये नियम सरोज ने ही बनाया था कि उसके आने के बाद ही सब खाना शुरू करेंगे। सरोज उस घर की मालकिन थी, सब उसके हिसाब से ही काम करते थे, और अगर उसके हिसाब से काम ना हो तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। ये सोचकर सबको उसकी बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती थी। नैना को इंतजार करना पड़ रहा था, तो उसने काजल से पूछा, भाभी आप सब खा क्यों नहीं रहे? आप शुरू करिए ताकि मैं भी ले सकूं। ये सुनकर काजल और अविनाश दोनों को हंसी आ गई। अविनाश बोला, दरअसल माँ और पापा नहीं आए हैं ना अभी तक, और जब तक वो दोनों खाना शुरू नहीं करते हम में से कोई नहीं खाता। बस थोड़ी देर रुक जाओ, वो दोनों आते ही होंगे। नैना सोचने लगी, ये क्या बात हुई भला? काजल बोली, तुम सोच रही होगी कि कैसा अजीब सा नियम है, लेकिन मेरी सास ने ही ये नियम बनाया है। मेरे ससुर जी ने तो कभी हम सबको पहले खाने से मना नहीं किया, लेकिन मालकिन तो माँ जी हैं और उनका कहा यहाँ सबको मानना पड़ता है। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हिटलर औरत के घर आ गई है, जिसी का मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कुछ देर बाद सरोज वहाँ आई और सबसे पहले उसे खाना परोसा गया, फिर बाकी सबको खाना मिला। ये देख कर नैना मन ही में सोचने लगी, ये भी गजब का नियम है।
मतलब ये मैडम नहीं आएंगी तो सब भूखे मरेंगे क्या? सरोज ने खाना शुरू किया और फिर बाकी सब ने भी शुरू कर दिया। नैना तो भूख के मारे थोड़ा जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ऐसे खाते देखकर सरोज ने उससे कहा, लगता है खाना खाने की तमीज नहीं है तुम में, डिजाइनर मैडम। ये सुनकर नैना खाते खाते रुक गई और बोली, सॉरी, वो पेट में चूहे कूद रहे थे तो खाना देखते ही कंट्रोल नहीं हुआ। फिर वो धीरे धीरे खाने लगी। उसकी इस हरकत पर हेमंत, काजल और अविनाश तीनों ही मुस्कुराए बिना रह ना सकी। लंच के बाद नैना लैपटॉप खोलकर गार्डन में बैठ गई और बाहर भी घर को अच्छे से देखने लगी। शाम होगी लेकिन अभी तक अनिरुद्ध ऑफिस से लौटा नहीं था। इसीलिए उसने अंदर जाकर सरोज से पूछ ही लिया, आंटी जी, आपके छोटे बेटे का कमरा आप ही दिखा दीजिए क्योंकि वो तो अभी तक आई नहीं है। सरोज ने उससे कहा, हाँ तो तुम्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? रुक जाओ, थोड़ी देर में वो आता ही होगा। लेकिन नैना को आज जल्दी जाना था, इसीलिए वो बोली, ठीक है, मैं कल आकर उनका रूम देख लूंगी। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो निकलना पड़ेगा। इतना कहकर नैना ने अपना पर्स और सामान उठाया और वहां से जाने लगी तो सरोज ने उससे कहा, ठीक है, फिर कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नैना रुकी और उसने हैरानी भरी नज़रों से सरोज को देखते हुए पूछा, मतलब? सरोज ने कहा, हम लोगों ने इसीलिए तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी दी है कि तुम काम पूरा किए बगैर ही चली जाओ। आज का काम आज ही निपटा दो। आज का काम कल पर टालने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। नैना ने भी जवाब दिया, लेकिन आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ और मैं कल आकर बाकी का काम भी कर दूंगी मैम। आप चिंता मत करिए, सरोज ने कहा, कल भी मेरा बेटा ऑफिस तो जाएगा ही और हो सकता है कल भी लेट ही लौटे, इसीलिए उसके कमरे का काम तो रह ही जाएगा। एक काम करो, काजल के साथ तुम अनिरुद्ध के कमरे में चली जाओ ताकि ये काम पूरा हो। फिर सरोज ने काजल को बुलाया और उसे नैना को अनिरुद्ध का कमरा बताने के लिए कहा। नैना गुस्से में काजल के साथ चली तो गई, लेकिन उसका चेहरा देखकर काजल ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बहुत गुस्से में लग रही हो। नैना ने उसे जवाब दिया, गुस्सा तो आएगा ही, वो आपकी सास है या हिटलर, हमेशा उनका मुंह गुस्से से फूला हुआ ही रहता है। फिर भी मैंने सोचा, मुझे क्या करना इस बात से, लेकिन ये तो हुक्म चलाने से बाज ही नहीं आ रही। और इनका बेटा, जैसे बेटा ना हुआ राजकुमार हो गया कहीं का, इसके लिए मैं इतनी देर तक रुकूं। हाँ, माना मुझे ये काम मिला है, पर मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। मेरे भी घर पर लोग हैं जो मेरा वेट करते हैं, लेकिन ये तो ऐसे मुझ पे हुक्म चला रही है जैसे मुझे ये काम देकर इन्होंने मुझे खरीद लिया हो। नैना गुस्से में इतना सब बोल गई और काजल को ये सारी बातें सुनकर हंसी आने लगी। नैना ने उससे पूछा, आप हंस रही हैं? हाँ सही है, हंस लो आप भी मेरी हालत पर। काजल बोली, अरे नहीं, तुम्हारी हालत पे हंसी नहीं आ रही, उनकी तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। गुस्से में पटर पटर कितना बोल जाती हो तुम, नैना ने उससे कहा। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझसे तो ज़्यादा चुप रहा नहीं जाता, लेकिन आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं ऐसी सास को? काजल ने उसे जवाब दिया, क्या करें, अब तो आदत सी हो गई है माँ जी के ताने सुनने की। नैना ने कहा, महान हो आप, मेरी सास अगर मुझे ऐसी मिली ना तो पता नहीं मेरा तो उससे दिन में कितनी बार झगड़ा हो जाएगा। काजल ने उससे कहा, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी नैना, लेकिन जब जीवन साथी अच्छा होता है ना तो उसके लिए हम हर रिश्ता निभाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि कई बार मेरे पति ने भी मेरे लिए आवाज़ उठाई है, बस अपने पति के लिए। मैं अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। ये सुनकर नैना ने काजल को छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब अविनाश भैया दिल के बहुत अच्छे हैं? काजल ये सुनकर शर्माते हुए बोली, हाँ, बहुत अच्छे हैं। नैना ने कहा, चलो सास चाहे कैसी भी मिली हो आपको, लेकिन लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया वो भी बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल मिलते कहाँ हैं अच्छे लड़के। बातें कहते कहते वो दोनों अनिरुद्ध के कमरे में आ गई थी। काजल भी नैना को छेड़ते हुए बोली, वैसे अच्छे तो मेरे देवर अनिरुद्ध भी हैं, तुम कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं ताकि तुम्हें भी अच्छा लड़का मिल जाए। ये सुनकर नैना बोली, क्या भाभी आप भी मजाक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन सीरियसली बोल रही हो तो पहले से ही हाथ जोड़कर मना बोल देती हूँ। काजल ने कहा, लेकिन क्यों?
तुम्हें तो अभी-अभी कहा कि अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, अब मिल रहा है, तो क्यों हाँ से जाने दे रही हो? नैना ने कहा, ना बाबा ना, उस लड़की के साथ ऐसी सास भी तो फ्री में मिल जाएगी ना मुझे, जो नहीं चाहिए। काजल हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो बस यूं ही मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। अच्छा अब तुम्हें जो देखना हो इस कमरे में देख लो, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। काजल वहां से चली गई और नैना उस कमरे को ध्यान से देखने लगी। दोस्तों इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, आप लोगों को भी पसंद ज़रूर आई होगी। तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि आप लोग इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने नेक्स्ट पार्ट तैयार नहीं किया है। आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही नेक्स्ट पार्ट तैयार करूँगी, तो प्लीज़ प्लीज़ बता देना। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी न्यू पार्ट अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए और कहानी का आनंद ले सकें।